हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिभा। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके गुण अवगुण तथा भारत में इसकी क्या भूमिका है और यह भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत संसदीय व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था को हम आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार भी कहते हैं। सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। यह तो हम जानते ही हैं। इसे कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। कैबिनेट सरकार किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये वास्तविक कार्यकारिणी होती है तथा उत्तरदायी सरकार हम जानते हैं कि यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हम संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ की सरकार को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। आइए अब हम इसकी विशेषताओं की तरफ चलते हैं। हम इसकी 8 विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली विशेषता है नामांकित एवं वास्तविक कार्यपालिका। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति नामांकित कार्यपालिका मतलब विधिक कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामांकित होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। दूसरे की हम बात करेंगे। दूसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन का मतलब होता है कि अगर कभी सरकार का जब गठन होता है तो किसी एक बहुमत को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो एक या दो जो है दलों के संग गठबंधन करके वह अपनी सरकार को बना सकता है। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है, जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जितने भी मंत्री होते हैं वह संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। चौथा, राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता क्या होता है कि यह एक ही दल से संबंधित होता है और उनकी समान राजनीतिक विचारधारा भी होती है। हम पांचवे की तरफ पढ़ते हैं। दोहरी सदस्यता। मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य कौन कहलाएंगे? मंत्री। तो यह दोनों के सदस्य होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। हमें यह पता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व कैसे होता है। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। सातवां है निचले दल का विघटन और आठवां है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त रखना, किसी से बताना नहीं। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। अपनी कार्रवाइयों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। जब तक कोई भी बिल पास नहीं हो जाता, जितनी भी रणनीति बनाई जाती है, जितने भी उद्देश्य होते हैं वह तब तक लोगों को नहीं बताए जाते जब तक वह प्रधानमंत्री या किसी जो सदस्यों को सरकार इसकी अनुमति ना दे। अब हम संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे कि यह किस किस संसदीय व्यवस्था में क्या क्या गुण होते हैं, कैसे। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। इसका मतलब है कि कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्य में स्वतंत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई किसी में बाधा नहीं पहुंचा सकती, लेकिन यह एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका और कार्यपालिका साथ में कार्य करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं, परंतु न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वह पूर्णतः स्वतंत्र है। अगर यह शक्ति उसे नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं यह पक्षपात होता या शक्तियों का पृथक्करण का सही सिद्धांत नहीं हो पाता। माना कि संसदीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन या पृथक्करण नहीं पाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये
अनदेखा रूप में हमारे संविधान में निहित है। दूसरे गुण की तरफ पढ़ते हैं उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी का सरकार होता है कि यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उन्हें एक कार्यकारिणी अपने मतलब अगर आम भाषा में बोले तो एक पेज बनाओ या कुछ भी करो, संसद को यह बताना जरूरी है कि वह क्या कर रहे हैं। तीसरा हम बढ़ेंगे निरंकुशता का प्रतिषेध। निरंकुशता का प्रतिषेध यह होता है कि एक व्यक्ति में सारी शक्तियों का ना आना, या एक व्यक्ति में अगर सारी शक्तियां आ जाएंगी तो वो एकाधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए चौथा है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था ये होती है कि सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। पांचवा है इसका व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह में गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है, या तो हमें पता है कि जो हमारा एमएलए होता है वह हमारे द्वारा जीत पाई होती है। हम वोट करते हैं, जनता उसे वोट करती है, वो एमएलए बनता है, एमएलए बन के वो जो लोकसभा में जाता है, लोकसभा में से फिर राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के बाद फिर प्रधानमंत्री या जो है हायरार्की या आप या बोलो पदों-सोपान, या मतलब यह चलता रहता है। आइए अब हम इनके दोषों के बारे में पढ़ते हैं कि संसदीय व्यवस्था में क्या दोष पाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कोई भी व्यवस्था हो या कोई भी नीति हो, या आप व्यक्ति को ही ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो उसमें गुण और दोष दोनों निहित होते हैं। यह स्वाभाविक है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथों में सत्ता दे दी जाए वह निरंकुश हो सकता है। आइए अब हम संसदीय व्यवस्था के दोषों के बारे में जानेंगे। पहला दोष है हम इसके 5 दोषों के बारे में बताएंगे। पहला है अस्थिर सरकार। इसमें स्थिर सरकार नहीं पाई जाती। मतलब अगर प्रधानमंत्री में कोई भी त्रुटि पाई जाती है या उसे किसी भी कारण या मृत्यु हो जाती है तो उसकी पूरी जो है उसके द्वारा बनाई गई मंत्रियों की राज्यसभा वो सारी भंग हो जाती है। दूसरा है नीतियों की निश्चितता का अभाव। नीतियों की निश्चितता मतलब दीर्घकालिक जो नीतियाँ होती हैं वह कभी कभी क्या होती है, संसद में पहुंचती तो हैं लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और कभी कभी क्या होता है, नीतियाँ जब उसमें पहुंचेंगी तो राज्यसभा लोकसभा आपस में टकराव करते हैं। यह तीसरा कारण क्या होता है, नीतियाँ बनाई तो जाती हैं, जो 6 महीने का अंतराल होता है वह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण नीतियाँ जो हैं विफलता के कगार पर आ जाती हैं। तीसरा इसका दोष हम कहेंगे मंत्रिमंडल की निरंकुशता की, जैसा हम बोलते हैं कि पूर्ण बहुमत किसी को प्राप्त हो जाए तो उसमें निरंकुशता आना स्वाभाविक है। चौथा है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध कहा जाता है कि जैसे हमें पता है कि विधायिका कार्यपालिका एक संग काम करते हैं, परंतु न्यायपालिका एक अपना स्वायत्त रखती है, वह कार्य अपना अलग करती है। हाँ, उन पे अंकुश लगाया जा सकता है, परंतु यह न्यायपालिका है, हम सर्वोच्च संस्था बोलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसे यह शक्ति दी गई है। पांचवा और आखिरी हम दोष के बारे में चर्चा करेंगे, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एमएलए जो बनते हैं उन्हें जनता जो है पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी कहीं ना कहीं साक्षरता की कमी है, निर्धनता है, उन्हें लोभ प्रलोभन देकर जो है वोट को अर्जित कर लिया जाता है और वही अनपढ़ लोग जाके एमएलए बन के वहाँ की कुर्सियों पे विराजमान हो जाते हैं, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो अशिक्षा के कारण व्यक्तियों का जो संचालन होता है, व्यक्ति जो संचालित करता है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण पक्षपात की नीति और या कह लो कि भेदभाव को देखा गया है।
आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया। क्योंकि मेरा मानना क्या, बहुत से लोग यह मानते हैं, और जबकि हम यह जानते भी हैं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, हमें स्वतंत्रता मिले, जो हमारी स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हमें प्राप्त हुई थी, और आज तक कई बेरोजगार निर्धनता से जूझती जो है हमारी अर्थव्यवस्था है। और आज का दौर तो ये आ गया है, हम 2020 में जी रहे हैं, जिसमें कोरोना महामारी ने अत्यंत हलचल मचा रखी है। तो आइए हम जानते हैं कि यह भारत ने क्यों अपनाया। यह भारत ने इसलिए अपनाया क्योंकि कई संविधान निर्माताओं ने देखा कि यह ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। के.एम. मुंशी ने तर्क दिया है, इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकार काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है। इससे हमारे संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव को खरीदें। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि यह उत्तरदायित्व को ज़्यादा वरीयता देती है, इस कारण भी यह संसदीय व्यवस्था हमारे देश के लिए बिल्कुल सही है, या बोलो यह हमारे देश के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तीसरा है, विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी टकराव नहीं पाए जाते। कहीं ना कहीं यह तीनों आपस में जुड़ने के बावजूद भी अपने कार्य अलग अलग करती हैं। इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, यह बात आप दोस्तों याद रखना कि हस्तक्षेप किया जा सकता है, परंतु किया नहीं जाता। और सबसे अहम बात तो यह है कि भारतीय समाज की प्रकृति, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सर्वाधिक जटिल समाज वाला देश है। इसकी क्या है कि बहुत विभिन्न वर्ग हैं, क्षेत्रों के लोग हैं, इनके हितों के बारे में सोचना यह सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गई है। राष्ट्रीय भावना के लोगों के बीच बढ़ते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके, इसके लिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। जैसे भारत देश में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है, विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ आपको जनजातियाँ, लोगों के बीच में ही आपको विविधता देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अशिक्षा, गरीबी, नीतियों का सही से संचालन न होने के कारण, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा विशालकाय है, इस वजह से संसदीय व्यवस्था हमारे लिए सर्वोत्तम है। यह था आज का विषय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को फ्लाइंग विद नॉलेज को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने सुझाव प्रतिक्रिया ज़रूर करिएगा ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो सके। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।